सो गाइज़, मैं अभी हूँ टोक्यो टावर के पास और यहाँ से जो मेरा होटल है वो हार्डली है मुझे लगता है शायद 2 या 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे टोक्यो की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सब जगह पे ट्रेन है, मतलब मोनोरेल है, मेट्रो है, बुलेट ट्रेन के स्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा वॉक करना है आपको, मैक्सिमम आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर। मेरे लिए तो बस 1 मिनट का, लेस दैन 1 मिनट का वॉक है। तो जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे। सो गाइज़, अगर आप जापान का अगर आप टूर बना रहे हो तो मैक्सिमम मिनिमम एटलीस्ट 6 से 7 दिन का आपको जो है वो टूर आपको बनाना पड़ेगा। बिकॉज़ उसमें आप टोक्यो, ओसाका, क्वेटा, हिरोशिमा, नागासाकी ये सारा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको किसी टूरिज़्म कंपनी के साथ या कोई टूरिस्ट बंदे के साथ वगैरह आपको जो जापान जो है वो एक्सप्लोर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको एक सिम लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप सिम नहीं भी लेना चाहते हो, सिम थोड़ा सा महंगा है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद 10 दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये आपको लगेंगे। उसमें 10 GB तक का आपको डेटा मिलता है। लेकिन अगर आप उतना पैसा नहीं देना चाहते हो तो भी यहाँ पे मेन हाईवे, मतलब मेन रोड, जो सिटी के जो मेन रोड होते हैं, गली मोहल्ले वाले नहीं, जो मेन रोड है वहाँ पे आपको पूरा का पूरा फ्री इंटरनेट मिलेगा, वो भी विथ हाई स्पीड डेटा के साथ। और इस पे आप वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हो, फेस टाइम कर सकते हो। बाकी तो व्हाट्सअप मैसेजेस और गूगल पे चीज़ें देखना वगैरह तो बहुत ही, उस पर तो बहुत ईजीली हो जाएगा। और मेट्रो जो है, लोकल जो है वो सब जगह पे है, तो इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी। यहाँ से माउंट फ्यूजी जो है, जो बहुत फेमस एक माउंटेन है, तो वहाँ पे आपको जाने के लिए भी टोक्यो स्टेशन से आपको बसेस मिल जाएगी। बाकी पूरे ऑल ओवर कंट्री में बुलेट ट्रेन है, फास्ट एक्सप्रेस बसेस है, उसके बाद फास्ट ट्रेनें भी है। तो आपको जिसमें आपको सस्ता लगे या कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब कोई टेंशन नहीं है। जैसे इंडिया में क्या होता है ना यार, हम लोग ट्रेन में जाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट क्लास में, सेकंड AC में या थर्ड AC में जाएंगे तो ही थोड़ा
हाइजीनिक आपको ये मिलेगा या फिर साफ़ सुथरा मिलेगा। बाकी आप जनरल में जाते हो या नॉन एसी स्लीपर में जाते हो या फिर नॉन एसी बस में जाते हो तो फिर आपको उतना ये नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो सारे जो यहाँ के गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट है वो सब के सब सुपर हाइजीनिक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है आपको, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है हर दिन के लिए आपको 3,000 रुपये अलग से रखने पड़ेंगे। और 3,000 मतलब 2,500 से 3,000 रुपये, जिसमें आपका लंच होगा, डिनर होगा और ब्रेकफास्ट होगा। तो हॉस्टल जो है वो यहाँ पे 1500 से 2000 या मैक्सिमम 2500 रुपये तक आपको हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन उस हॉस्टल को इंडियन हॉस्टल की तरह समझने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ के हॉस्टल्स हैं। और मैं जिस हॉस्टल में रुका था 3 दिन के लिए, उसका नाम है इन कैप्सूल, कुछ तो नाम है, आगे जापानीज़ नाम। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। और वहाँ से मेट्रो स्टेशन वगैरह बहुत बढ़िया है, बहुत पास में है। और टोक्यो टावर जो है, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, इधर है टोक्यो टावर। और ये पूरा जो एरिया है यहाँ से हार्डली 1 मिनट की दूरी पे है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं उसके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा। टोक्यो में तो हर चीज़ घूमने लायक है, जो मतलब गूगल पे दिखाते हैं भाई ये एक्सप्लोर करो, वो एक्सप्लोर करो, ये जगह जाओ, वो जगह जाओ। उसके अलावा भाई आप जहाँ पर भी आप टोक्यो में रुके हो उसके आसपास भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जगह यहाँ पे देखने लायक है। इतना साफ़ सुथरा, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बना के रखी है सब जगह पे। उफ। बताओ, ये 3 करोड़ आबादी का शहर है टोक्यो, और भीड़ देखो पीछे। हमारे यहाँ पे मुंबई में 2-2.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें ऑलमोस्ट करजत कसारा को भी बीच में लिया जाता है। लेकिन भीड़ जो है वो करजत कसारा से ही शुरू होती है, और मुंबई की तो बात ही मत करो। और यहाँ देखो ऑल ओवर सिटी ऑलमोस्ट मुंबई के साइज़ का ही है, 60-70 किलोमीटर समथिंग पूरा जो इसका एरिया अगर पकड़ेंगे तो। लेकिन भीड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगी वो है शिबुया क्रॉसिंग पे, जहाँ पे हर 1 मिनट के बाद 30 सेकंड या फिर 35 सेकंड में 2 से 3 हज़ार लोग गुजरते हैं। बाकी जगह पे आपको कहीं पर भी कोई भीड़ दिखाई नहीं देती है। लॉ अगर स्ट्रांग हो ना तो सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं लोगों को जीने के लिए। एक सेफ़ फील हो जाता है, सेफ़ फील करता है इंसान। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मुफ्तखोरों ने और पॉलिटिशियन के लोगों ने पूरा हमारे देश को खा के बर्बाद कर दिए। इंडिया में ना अभी इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा है, और हम लोग इंडियन जो है वो बस एक हाईवे बनाने से या फिर एक छोटी मोटी चीज़ें बनाने से ही उछलने और कूदने लगते हैं। लेकिन आज जब आप देश के बाहर जाते हो ऐसे डेवलप्ड कंट्री में, तब जाके पता चलता है कि हमारे जो
रेगुलर बेसिस की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे जीवन में मुश्किल से ही मिल पाती है। घूमा करो भाई, जीवन बहुत छोटा है, उसमें जवानी तो उससे भी ज़्यादा छोटी है। जब बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी पूरी जवानी उसी में डाल दोगे तो बुढ़ापे में सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट, मतलब पश्चाताप करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। भले आपके पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ आप जो है वो काशी रामेश्वरम या फिर द्वारका वगैरह जाने के लायक ही बच पाओगे। मैं भगवान को जा रहा हूँ इसलिए गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसी कई सारी खूबसूरत जगह है जिसको आप अपने अच्छे हेल्थ के होते हुए आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बच्चों को, परिवार को पैसा जमाने की वो सारी चीज़ें उनके बारे में आप सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी अपनी खुद की ज़िंदगी है, अपने खुद पे भी उतना प्यार करो और दुनिया को एक्सप्लोर करो। बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए नहीं लगते हैं, बस थोड़े से पैसे लगते हैं और उसी पैसों में आप साल में एक बार भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट में। अपने देश में ना अभी फ़िलहाल और हमारे यहाँ पे एक छोटा सा रोड अगर हो गया, कोई बड़ा सा हाईवे हो गया, उसी में हम लोग उछलने कूदने लगते हैं। इतना सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा होता है, लेकिन उस हिसाब से लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करने में भी अभी तक पूरी तरह से सब कोई भी सरकार है, मैं एक मतलब किसी एक पार्टी का मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ या किसी एक को हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है। बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी जगह है कि बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो देश है, मतलब इवन जापान भी पूरी तरह से 100% परफेक्ट है, कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो टूरिस्ट हूँ, तो मुझे जो यहाँ की जो अंदर की बातें हैं उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो उसको मालूम करने के लिए मुझे कई सारी चीज़ों, कई बार यहाँ पे रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने किया है, या फिर जिस तरह से यहाँ के लोग हैं और जिस तरह से यहाँ की फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में तो वो तो मतलब कोई फेक नहीं हो सकता है, वो तो झूठ नहीं हो सकता है। वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आँखों देखी साफ साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन यही चीज़ें हमारे देश में क्यों नहीं दिखाई पड़ती, या फिर क्यों इसके बारे में लोग उतने अवेयर नहीं हैं अपना हक मांगने के लिए, या फिर अपने खुद के हक के बारे में लड़ाई लड़ने के लिए। अपने यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं भाई, ये पुतला हो गया, वो पुतला हो गया, रिलीजन, धर्म, ये वो, बस हर पॉलिटिशियन के चमचे आ जाते हैं, झगड़ा, दंगे फसाद, मारा मारी, उसके आगे तो बाहर निकलने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये कब तक चलेगा भाई, बता दो। जापान के लोगों में ना एक बहुत अच्छी चीज़ देखी मैंने, वो है उनका राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ वो लोग अपने खुद के देश के बारे में और उनके देश के लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। आलतू फालतू के मोर्चे, ट्रोलिंग करना, कोई भी मतलब छूटापा वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और इस वजह से शायद दो न्यूक्लियर अटैक, उसके बाद कई सारी चीज़ों को झेलने के बावजूद भी जापान का पासपोर्ट जो है आज टॉप 3 में ही रहता है। और यहाँ के लोगों को पूरे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि ये लोग अपने काम से बाकी लोगों को जवाब देते हैं, ना कि चिकनी चुपड़ी बातों से। अगर जापान चाहे तो हर चौक में, हर जगह पे, हर गली मोहल्ले में भगवान गौतम बुद्ध के पुतले बिठा सकते थे, या फिर बड़े बड़े मंदिरें बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने काम को ही भगवान समझा और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपने मेहनत से और अपने डेवलपमेंट से आगे लेके चले गए।
लेकिन हमारे देश में ख़ास करके अभी दिन ब दिन लोग इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं भगवान को लेके, रिलीजन को लेके, कि यहाँ से मंदिर नहीं हटना चाहिए, मज़ार नहीं हटना चाहिए, पुतले बनने चाहिए, इसका पुतला बनाओ, उसका पुतला बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये मत तोड़ो, वो मत तोड़ो। बस उसी में हम लोग उलझे हुए हैं। और घर के आसपास के जो रिश्तेदार है या फिर जो नेबर है, भले वो दूसरे जाति के, दूसरे रिलीजन के क्यों ना हो, बस हम लोग एक दूसरे को नफ़रत करने में और झगड़े करने में और गाली गलौज करने में हमारी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और बाकी के जो देश है वो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। सच में यार मुझे इतनी शर्म आ रही है अभी, क्योंकि मैं डीपली जब सोच रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तो हमारे देश में जो अभी फ़िलहाल चल रहा है ना, जापान जो है वो अपने हाइजीनिक, एकदम प्योर हाइजीनिक, पोलाइट कल्चर और बहुत ही हम्बल लोगों की वजह से जाना जाता है। यहाँ का फूड जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, बिल्कुल मिलावट नहीं है, सारी चीज़ें बड़ी हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे सर्व करते हैं। लोग जो है वो बड़े प्यारे हैं और खाना जो है वो भी बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत फ्रेश है। सारी चीज़ों को पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद ही वो लोग आम लोगों के लिए सर्व करते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। इंडिया में तो पहले बहुत कुछ मिलता था, लेकिन अभी धीरे धीरे इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ों में मिलावट होना शुरू हुई है। और इसमें तिरुपति भगवान के लड्डू को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, तो उससे आप समझ लीजिए कि किस लेवल का मिलावट अभी अपने देश में हो रहा है। लेकिन जापान में तो स्टू इतना अच्छा लगता है, यहाँ पे कुछ भी खाओ आपका पेट भर जाता है, पेट खराब नहीं होता है, डाइजेस्ट होता है बहुत अच्छे से। और खाना जो है वो लाजवाब, बहुत बढ़िया लगता है खाना। सो गाइज़, चेकआउट हो गया मेरा। अभी सुबह के बजे हैं 4, ट्रेन है मेरी 4:30 बजे की और अभी मैं निकल रहा हूँ। थैंक यू। 4 और मेरे ये जो 6-7 दिन थे जापान में, बहुत मज़ा आया। और अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं अभी निकल रहा हूँ नरिता एयरपोर्ट के लिए। और ट्रेन जो है वो है सुबह में 5 बजे की, लेकिन गूगल के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तो उसके पहले की ट्रेन तो दिखा नहीं रहे, लेकिन मैं फिर भी उसके पहले अगर ट्रेन मिलेगी तो मैं निकल जाऊंगा। और मेरी जो ट्रेन है, मेरी जो फ़्लाइट है वो है 8:55 की टू हो ची मिन। फिर वहाँ पे 6 घंटे का वेट है और उसके बाद फिर वहाँ से मेरी जो दूसरी फ़्लाइट है वो है रात को, शाम को है शायद। तो 6 घंटे 6.5 घंटे वेट के बाद फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा अहमदाबाद। सो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और अभी ट्रेन जो है वो 5:54 को है यहाँ से टोक्यो, और टोक्यो स्टेशन से फिर दूसरी मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। और नरिता एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी दूर है, मतलब मैं जहाँ पे रुका हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से उसका मोस्टली एयरपोर्ट जाने वाली जो ट्रेनें होती है या बस होती है उसका टिकट ज़्यादा ही होता है, तो इसका 1520 जापानीज़ येन जो है वो उसका चार्ज है। और मैंने टिकट निकाल लिया। वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और उन्होंने मुझे लिख के भी दिया कि कैसे जाना है। लोग बहुत अच्छे यार, मैंने बार बार मैं उनके बारे में कहता हूँ। और अभी मैं बस ट्रेन का वेट कर रहा हूँ नरिता एयरपोर्ट जाने के लिए। सो टोक्यो स्टेशन जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे पूरे जापान में जाने वाली जो रेलवे का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे जुड़ता है। तो आप यहाँ से कहीं पर भी ट्रेन से जा सकते हो। सोचिए, नेटवर्क जो टोक्यो शहर की आबादी है वो 3 करोड़ है और जापान की आबादी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 मिनट भी ट्रेन लेट नहीं होती। पूरा सिस्टमेटिक जो ट्रेन का जो ये है वो पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पे चलता है। और हमारे देश में तो आपको पता है कितना भी परफेक्ट टाइमिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो भी जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो 4-4 घंटे लेट होती है और लोकल ट्रेनों का तो कुछ भरोसा ही नहीं है। सो फाइनली मैं पहुंच गया नरिता एयरपोर्ट। ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 40 मिनट लगे मुझे यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका टिकट जो डबल था और साथ में उसका टाइमिंग जो था वो लगभग 6-6:15 बजे का कुछ था, तो मैं यहाँ पे लेट पहुँच सकता था। इस वजह से वहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि मैं हर स्टॉप लेने वाली ट्रेन से मैं आऊँ। और मैं अभी ऑलमोस्ट
1 घंटा 35 मिनट के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ नरिता एयरपोर्ट पे। अभी इमिग्रेशन के लिए मैं जा रहा हूँ। पता नहीं लेट हो गया क्या हो गया समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ 3rd फ्लोर पे। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। फाइनली इमिग्रेशन हो गया स्मूथ एकदम, टिकट भी मिल गया। विंडो सीट मांगा था, विंडो सीट भी दे दिया उन लोगों ने। और अभी वापस जा रहे हैं तो उतना डिटेल होता नहीं है। जब आप किसी दूसरे देश में जब आते हो तब ज़्यादा इंक्वायरी होती है, लेकिन जब आप उनके देश से वापस अपने देश पे जाते हो तो फिर वो खुशी हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट अच्छा लगा, राइट टाइम पे पहुंचा मैं। और अभी मैं बस फ़्लाइट का वेट करूँगा नीचे जाके। और ये कुछ ऐसा है यहाँ पे नरिता, एकदम नया और फ्रेश बनाया एयरपोर्ट है, ऐसा लग रहा है। में 5-6 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला, बहुत मज़ा आया। और फिर से मैं अभी एक्साइटेड हूँ यहाँ आने के लिए। लेकिन इस बार नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो रूरल जापान और कंट्री साइड जापान में ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। टोक्यो तो देखा हूँ मैं अभी, ओसाका, क्वेटा और हिरोशिमा, नागासाकी एंड फ्यूजी, माउंट फ्यूजी, और बाकी का जो भी रूलर है वो सब मैं एक्सप्लोर करूँगा। मज़ा आएगा बहुत। मतलब हो ची मिन्ह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे फ़्लाइट लैंड हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कैसे दिख रहा है अभी, ये देखिए। शहर बहुत बड़ा है, हैपनिंग है, बस छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, इसके लिए ऐसा मत समझना कि ये बहुत ही नॉर्मल सा सिटी है। बहुत बड़ा शहर है। और जो सेंट्रल हो ची मिन्ह है, जो पहले उसको साइगॉन कहा जाता था, तो वो अभी काफ़ी मॉडर्न हुआ है, काफ़ी कुछ बड़े बड़े क्लब हैं, बहुत मज़ा आता है। एक बार अगर वियतनाम आ रहे हो तो हो ची मिन्ह को भी सबसे बड़ी नदी मेकोंग रिवर। मेकोंग एक्चुअली चाइना से आती है। चाइना के गवर्नमेंट ने बहुत सारा पानी जमा करके रखा है, इसलिए वियतनाम वगैरह और दूसरी जो कंट्री है जहाँ से ये नदी बहती है उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल हो रही है।
पहुंच गए वियतनाम, ये वियतजेट, और अभी यहाँ पे 6 घंटे का वेट है हो ची मिन्ह सिटी जो वियतनाम की राजधानी है। और यहाँ से 6 घंटे वेट करने के बाद फिर से वियतजेट की एयरलाइन है जो हो ची मिन्ह सिटी से अहमदाबाद के लिए रात को शाम को 7:20 को निकले। तब तक के लिए अभी 6 घंटे बस खाना पीना खाएंगे और कहीं पे सो जाएंगे खाली जगह। तो यहाँ पे तो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे आपका पासपोर्ट और आपका जो टिकट है वो बस चेक करते हैं, और एक बार आपका जो बैग है वो स्कैन कर देते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो ना इमिग्रेशन होता है। हाँ, अगर आपके पास वीज़ा है यहाँ का, और अगर आप बाहर जाना चाहते हो और अगर आपकी फ़्लाइट 10-12 घंटे के बाद है तो आप जाके घूम के आ सकते हो, आपका एक आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो चुपचाप आपको एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा जब तक आपकी वहाँ से आप जहाँ जा रहे हो वहाँ तक की फ़्लाइट नहीं आएगी। सो जापान के कुछ पैसे थे मेरे पास, ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये, मतलब वहाँ के जो इंडिया के हाफ पैसे होते हैं। तो फिर वो पैसों का मुझे कुछ यूज़ नहीं था जब मैं इंडिया जाता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जो है वो मैंने डॉलर में एक्सचेंज करा लिया हो ची मिन्ह सिटी में, और ये पैसे मैं एक्सचेंज करा सकता हूँ गोवा में, वो आसान है। लेकिन जापान के पैसे वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता। इस वजह से मैंने सोचा भाई अभी 10-15 हज़ार रुपये फालतू में क्यों अटका के रखे, तो मैंने वो चेंज कर लिया। और साथ में मेरे पास कुछ वियतनामीज़ डोंग थे, सिंगापुर डॉलर थे, जो लास्ट टाइम जब मैं गया था यहाँ पे वहाँ पे, तो वो भी मैं लेके आया था आने के टाइम पे इंडिया से, तो वो भी एक्सचेंज करा लिए, तो उसकी भी पैसे मिल गए। तो अभी ये सारे पैसे जब मैं गोवा जाऊँगा तो फिर एक्सचेंज करा लूँगा। फाइनली चढ़ गए फ्लाइट में, और अभी यहाँ से फिर 5 घंटे अहमदाबाद। तो जापान की जो ट्रिप थी वो बहुत बढ़िया थी, बहुत मज़ा आया। और वेटिंग पीरियड जो था हो ची मिन्ह सिटी में वो ऑलमोस्ट 6 आवर 20 मिनट समथिंग। और अभी हो ची मिन्ह सिटी से जो अहमदाबाद के लिए जो फ़्लाइट है वो भी राइट टाइम पे है, और रात को शायद ये 10:30 पौने 11 बजे तक अहमदाबाद में लैंड होगी इंडियन टाइम के हिसाब से। तो अच्छा लगा, फिर से कोई नई कंट्री का प्लान करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सो फाइनली टोक्यो की लंबी चौड़ी जो जर्नी है वो ख़त्म हो गई। काफ़ी मज़ा आया, टाइम भी काफ़ी अच्छा गया। सो टोक्यो से हो ची मिन्ह टू अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद में आज की रात रहूँगा, एंड कल फिर आफ्टरनून में मेरी वापस गोवा के लिए फ़्लाइट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।